राजनीति में कब किसका सितारा अर्श से सीधा फर्श पर आ जाए किसी के बारे में कहा नहीं जा सकता है। हम कई उदाहरण देख चुके हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो है केंद्रीय मंत्री बनता है और अगली बार हो जाता है कि उसको सांसदी का टिकट तक नहीं दिया जाता है। कई नाम ऐसे हमारे सामने हैं। आपके सामने आरसीपी सिंह का नाम है, आपके सामने चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस का नाम है। ये वो तमाम लोग हैं जो कभी अर्श पर हुआ करते थे और राजनीतिक उठापटक के कारण अर्श से सीधा फर्श पर आ गए। मतलब आलम ये कि आज के समय में वो सांसद भी नहीं है, विधायक भी नहीं है, और ऐसे कई नाम आपको और मिल जाएंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस पर कि क्यों इनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण जो है ये एक दूसरे के लिए बड़े सरदर्द बनते जा रहे हैं, और चिराग पासवान के लिए कैसे पशुपति पारस लगातार मुश्किलें खड़ा कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद चिराग पासवान की पार्टी टूटती है और पार्टी टूट करके दो गुटों में बट जाती है। एक गुट होता है चिराग पासवान का और दूसरा गुट जो होता है वो पशुपति पारस का होता है। कमाल की बात ये कि चिराग पासवान का जो गुट था उसमें चिराग पासवान अकेले सांसद बचे थे और पशुपति पारस के गुट में 4 लोग सांसद होते हैं। और उसके बाद ये विवाद बढ़ना शुरू होता है एक एक करके। चिराग पासवान जो है इस बात का इंतजार करते हैं कि कब उनका मौका आएगा और कब जो है वो इस बात का बदला लेंगे। उसके बाद वक्त आता है 2024 के लोकसभा चुनाव का। चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी फुल महत्व देती है और पशुपति पारस को साइडलाइन कर देती है। और इसका आलम ये कि 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ती है और चुनाव लड़ करके जो है वो 5 सीट जीतती है। और उसके बाद केंद्रीय मंत्री बनते हैं चिराग पासवान और पशुपति पारस साइडलाइन हो जाते हैं। उसके बाद चिराग पासवान बगावती सुर अपनाना शुरू करते हैं, वक्फ बोर्ड, SC ST आरक्षण वाला मुद्दा, और उसके बाद लेटरल एंट्री और ऐसे कई मुद्दों पर चिराग पासवान जो है सरकार से अलग खड़े नजर आते हैं, विरोध करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ जाती है कि चिराग पासवान का कद जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और अब उनको साइडलाइन करना पड़ेगा। ये थी अब तक की कहानी। अब भारतीय जनता पार्टी ने साइडलाइन कैसे करना शुरू किया ये जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है पशुपति पारस से मुलाकात करते हैं और उसके कुछ ही दिनों के भीतर भीतर पशुपति पारस जो है पहुंच जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने। पशुपति पारस अपने साथ प्रिंस राज को ले जाते हैं और उसके बाद इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है कि चिराग पासवान को भाजपा साइडलाइन करना शुरू कर दी है और इस बात का संकेत दिया जा रहा है कि चिराग पासवान सुधर जाएं या फिर चिराग पासवान जो है सरकार के मुद्दों पर विरोध करना बंद कर दे, भाजपा के मुद्दों पर विरोध करना बंद कर दे। फिर चिराग पासवान शायद इस बात को बखूबी समझ जाते हैं और उसके बाद से उनका बयान आना बंद हो जाता है, लगातार जो बयानबाजी कर रहे थे। और इसका आलम यह है कि अब जो है पशुपति पारस को मोहरा बना करके भारतीय जनता पार्टी जो है वो चिराग पासवान को ठिकाने लगा चुकी है। और अगर चिराग पासवान और कुछ करते हैं तो उनको और भी ज्यादा अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हमने देखा कि कैसे चिराग पासवान के सांसदी के ऊपर, उनके पद के ऊपर जो है खतरा मंडराने लगा। पटना हाई कोर्ट में इस बात के लिए अपील दायर किया गया कि इन्होंने चुनावी हल्फनामा में गलत जानकारी दी है और वो हल्फनामा दायर करने वाले नेता जो हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के थे। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि भाजपा कैसे नकेल कस रही है। उसके बाद मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद खबरें चलने लगती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पशुपति पारस का महत्व बढ़ाएगी और महत्व बढ़ा के चिराग पासवान पर काबू करेगी और चिराग पासवान को साइडलाइन करेगी। और उसी बीच खबर आती है कि पशुपति पारस को किसी भी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। और उसके बाद फिर खबरें आती है कि पशुपति पारस के बाद चिराग पासवान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं। मुलाकात किससे करते हैं जान लीजिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं जिससे पशुपति पारस का मुलाकात हुआ था। उसके बाद
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं और इस बात का सवाल उठाते हैं कि आखिर क्यों पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी इतना महत्व दे रही है। हमारे वोटरों के बीच में कंफ्यूजन हो रहा है इस बात को लेकर के कि भाजपा किसके साथ है। भाजपा उनको सख्त लहजे में कह देती है कि पशुपति पारस जो है वो एनडीए के हिस्सा थे, एनडीए का हिस्सा हैं और एनडीए का हिस्सा आगे भी रहेंगे। उसके बाद इस सवाल का जवाब भाजपा देती है कि चिराग पासवान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों के खिलाफ बगावत कर रहे थे और ये बगावत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक है और इस कारण से महत्व दिया जा रहा है। अब इस बात को भारतीय जनता पार्टी सख्त लहजे में साफ साफ हिदायत चिराग पासवान को दे देती है कि या तो आप अपनी बयानबाजी को सुधार लीजिए, बयानबाजी को कम कर लीजिए और नहीं तो पशुपति पारस को महत्व दिया जाएगा। अब पशुपति पारस को महत्व दिया जाएगा ये बात तय हो चुकी है। चिराग पासवान फिलहाल अपनी बयानबाजी बंद कर चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से चिराग पासवान का ऐसा कोई बयान नहीं आया है जिससे भारतीय जनता पार्टी को असहज महसूस होना पड़े और उसके बाद खबरें ये चल रही है कि पशुपति पारस को जल्दी ही किसी राज्य में राज्यपाल बना करके भेज दिया जाएगा, जिससे एनडीए को फायदा ये मिलेगा कि बिहार के तमाम दलित वोट बैंक जिसको लेकर के लोगों में इस बात का वो संकोच है कि पशुपति पारस वाले जो सपोर्टर्स लोग हैं वो चिराग पासवान के गुट को वोट नहीं देंगे तो उन पर हक बन जाएगा भाजपा का। और उसके अलावे हो ये भी सकता है कि पशुपति पारस जो है वो राज्यपाल बन जाएंगे तो इनकी पार्टी का बागडोर जो है वो प्रिंस राज संभालेंगे और फिर बिहार की राजनीति में प्रिंस राज अहम भूमिका में आ जाएंगे और फिर सीधा चिराग पासवान वर्सेज पशुपति पारस नहीं बल्कि चिराग पासवान वर्सेज प्रिंस राज होगा, युवा नेता वर्सेज युवा नेता होगा। बाकी अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे क्या क्या होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिलहाल जो है चिराग पासवान पर नकेल कस चुकी है और चिराग पासवान स्थिर हो चुके हैं। बाकी अब इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।